एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी को देखने जा रहे हैं फॉर डीजेनरेट स्टेट्स। इससे पहले हमने नॉन डीजेनरेट स्टेट्स के लिए टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी को देखा था और उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी कि ये पर्टर्बेशन थ्योरी होती क्या है। फिर हमने नॉन डीजेनरेट केसेस के लिए एनर्जी करेक्शंस को और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड इसी तरह वेव फंक्शन करेक्शंस को, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शंस को फाइंड आउट किया था। इसी तरह का ट्रीटमेंट हम डीजेनरेट स्टेट्स के लिए करेंगे। अब डीजेनरेट स्टेट्स क्या होती हैं? डीजेनरेट स्टेट्स से मुराद ये है कि अगर लेट्स से सबसे पहले नॉन डीजेनरेट स्टेट्स को देखते हैं, दैन हम डीजेनरेट स्टेट्स की तरफ आते हैं। लेट्स से हमारे पास 5 पॉसिबल स्टेट्स हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की वो फंक्शन हो सकती हैं, ठीक है। मैं psi 1, psi 2, psi 3, psi 4 एंड psi 5, दीज आर द 5 यूनिक वेव फंक्शंस जो कि स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तमाम के तमाम अगर वेव फंक्शंस एक डिफरेंट आइगन वैल्यू रख रहे हों और वो आइगन वैल्यू सिमिलर ना हों, एनर्जी आइगन वैल्यूज़, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि ये नॉन डीजेनरेट स्टेट्स हैं, जिसमें कोई भी वेव फंक्शन की एनर्जी आइगन वैल्यू दूसरे वेव फंक्शन की एनर्जी आइगन वैल्यू जैसी नहीं होती। या फिर हम कह सकते हैं कि ये तमाम की तमाम स्टेट्स जो हैं, इन सब की डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, किसी की भी सिमिलर एनर्जी नहीं है। ना किसी 2 की, ना किसी 3 की, ना किसी 4 की, ना किसी 5 की, ना किसी भी नंबर की, मतलब कॉमन कोई भी एनर्जीज़ नहीं हैं। डीजेनरेट स्टेट्स का मतलब ये होता है जब आपके पास डिफरेंट वेव फंक्शंस हों और तमाम के तमाम वेव फंक्शंस डिफरेंट हो, विच मीन्स के डिफरेंट स्टेट्स। तो डिफरेंट स्टेट्स अगर सिमिलर एनर्जी लेवल पे हों तो इसको हम कहते हैं कि डीजेनरेट स्टेट्स, ठीक है। और ये रीजनरेसी हम देख रहे होते हैं कि जो अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शंस की करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ होती हैं एनर्जी की, उनके करस्पॉन्डिंग लाइक हमने देखा था कि एनर्जी आइगन वैल्यूज़ को ज़ीरोथ ऑर्डर जो एनर्जी आइगन वैल्यू होती है, अगर मैं इसको वेव फंक्शन अगर लेट्स से साई एन ऑफ ज़ीरो हो, ज़ीरोथ ऑर्डर, और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ को इससे डिनोट करें, और ये हैमिल्टोनियन है जो कि अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन है, वो अप्लाई किया जाए ज़ीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन पे, तो वो एनर्जी आइगन वैल्यू देता है टाइम्स साई एन ऑफ ज़ीरो देता है। ये अनपर्टर्ब वेव फंक्शन है, ठीक है, और ये अनपर्टर्ब एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हैं उसकी। और अगर ऐसा हो जाए कि लेट्स से मैं ये अगर इक्वेशन लिखूँ कि साई 1 ऑफ ज़ीरो के लिए हम अगर फाइंड आउट करें तो लेट्स से उसकी E1 ऑफ ज़ीरो एनर्जी आती है, ठीक है। तो ये सबस्क्रिप्ट में ये जो n होता है ये स्टेट को शो करता है ना। और अगर ऐसा हो कि मोर देन वन आइगन फंक्शन शेयर्स द सिमिलर आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी, मीन्स कि ये वाली स्टेट और ये वाली स्टेट दोनों अगर सिमिलर एनर्जी पे हों, एटलीस्ट 2 और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, उसको हम डीजेनरेसी कहते हैं, डीजेनरेट स्टेट्स कहते हैं। और जितने ज़्यादा आइगन फंक्शन सिमिलर एनर्जी रख रहे होते हैं ना, जितने नंबर ऑफ़ आइगन फंक्शन सिमिलर एनर्जी आइगन वैल्यू को शेयर कर रहे होते हैं, तो वो उसको हम कहते हैं उतने ही फोल्ड की डीजेनरेसी। लाइक अगर 3 आइगन फंक्शंस हैं जिनकी सिमिलर आइगन वैल्यू है एनर्जी की, तो हम कहते हैं ये 3 फोल्ड डीजेनरेसी है, ठीक है, कि 3 आइगन फंक्शंस हैं जिनकी सिमिलर एनर्जी है। इसी तरह अगर इन जनरल हमें लिखना हो तो डी फोल्ड हम लिख सकते हैं या एफ फोल्ड लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे डी फोल्ड डीजेनरेसी अगर वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो इट मीन्स कि दे आर डी नंबर ऑफ आइगन फंक्शंस दैट हैव सिमिलर आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी। ये हम देखें अगर तो ये हाइड्रोजन एटम का जो केस होता है उसमें ये डीजेनरेसी पाई जाती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स में, सेकंड एक्साइटेड स्टेट्स में, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में हम देखते हैं कि जो अनपर्टर्ब सिस्टम होता है हाइड्रोजन एटम का, अगर उसमें ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और ये सारी चीज़ें अगर ना इन्वॉल्व की जाएँ, ठीक है, वो सारे जो पर्टर्बेशन के तौर पे हम आगे ले लेते होते हैं, तो अनपर्टर्ब्ड अगर सिस्टम लिया जाए हाइड्रोजन एटम का जिसमें सिर्फ कूलम इंटरेक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, शेल इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके केस में हमने देखा था कि जो एनर्जी है वो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रही होती है। तो हमने देखा था कि ईच प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट एल वैल्यूज़ होती हैं जो कि n-1 तक जाती हैं, 0 से लेकर n-1 तक जाती हैं, और ईच एल वैल्यू के लिए आगे -l से लेकर +l तक की m वैल्यूज़ पॉसिबल होती हैं। और ये सारी की सारी क्योंकि सेम n पे ही होती हैं, तो ये तमाम की तमाम स्टेट्स की सेम एनर्जी होती है।
फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लूँ जो कि n इज इक्वल टू 2 के लिए होता है, ठीक है, तो L की जो वैल्यूज़ बनती हैं वो 0 से लेकर 1 तक जाती हैं। ये 2L की वैल्यूज़ हैं जिन पे M की वैल्यूज़ आके जो पॉसिबल बनती हैं वो ये बनती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेट्स बनती है एक NLM के नेम से, और ये जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए NLM के वो बनते हैं 2, अगर L 0 लिया जाए तो उसमें M 0 है, ठीक है, N 2 ही लें, L अगर 1 ले लें तो उसमें M -1 भी हो सकता है, 2 1 0 भी हो सकता है M, और 2 1 +1 भी हो सकता है। तो ये हम देख सकते हैं कि जो उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है हाइड्रोजन एटम की, उसमें 4 ऐसी स्टेट्स हैं जो डीजनरेट हैं, क्योंकि इनमें n वैल्यू सेम है, तीनों में क्वांटम नंबर n सेम है, और एनर्जी अनपर्टर्ब्ड हाइड्रोजन एटम के सिस्टम की n पे डिपेंडेंट ही होती है। तो इट मीन्स कि ये 4 फोल्ड डीजनरेट होती है हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इस तरह सेकंड के लिए जो कि n = 3 है, उसके लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कितने फोल्ड डीजनरेसी होती है उसकी। तो ये हमने देख लिया कि ये डीजनरेसी, और नॉन डीजनरेट हमने देखा ग्राउंड स्टेट जो हाइड्रोजन एटम की होती है वो नॉन डीजनरेट होती है अगर उसमें स्पिन को कंसीडर ना किया जाए, ठीक है। तो अगर स्पिन को कंसीडर ना किया जाए, तो अगर यहाँ पे हम स्पिन को कंसीडर करते तो आगे और भी पॉसिबल स्टेट्स बन जाती, ठीक है। स्पिन अप के लिए यहाँ पे NLM-S करेंगे तो ईच NLM के लिए 2S स्टेट्स पॉसिबल होती हैं, तो ये डीजनरेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है और फोल्डेड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हम स्पिन को नहीं कंसीडर करते। तो अगर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम लें तो वो नॉन डीजनरेट होती है, क्योंकि उसमें n = 1 होता है, और L की वैल्यू n-1 तक जाती है ना, तो n-1 1 -1 इज़ 0, तो L की एक ही वैल्यू उसमें पॉसिबल होती है, और इस L की वैल्यू में M की भी एक ही पॉसिबल वैल्यू होती है, तो एक ही पॉसिबल स्टेट बनती है। तो अगर एक ही स्टेट है तो उसकी एक ही एनर्जी होती है हैंस, और वो फिर किसी और आइगन फंक्शन की ये एनर्जी नहीं होती, क्योंकि कोई और स्टेट नहीं है इसके करस्पॉन्डिंग n = 1 के करस्पॉन्डिंग जो इसके अलावा हो, ठीक है। जो पॉसिबल है वो एक ही स्टेट है, तो और एनर्जी डिपेंड भी करती है n की वैल्यू पे, और एक ही स्टेट है जिनकी n की वैल्यू 1 है, तो हैंस एक ही एनर्जी आइगन वैल्यू, ये स्पेसिफिक एनर्जी आइगन वैल्यू ये आइगन फंक्शन शेयर कर रहा होता है, इसलिए ये नॉन डीजनरेट का केस बनती है। लेकिन उसकी फर्स्ट एंड हायर एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन एटम की फॉर एग्जांपल वो डीजनरेट स्टेट्स बनती हैं। अब डीजनरेट स्टेट्स प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करती हैं नॉन डीजनरेट केसेस के लिए, तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो करेक्शंस के फार्मूलाज फाइंड आउट किए थे वो फार्मूलाज कैसे थे, और उनमें अगर हम डीजनरेसी को ले आएँ, ठीक है, तो वो फार्मूलाज क्यों एप्लीकेबल नहीं रहते। ये हम देख सकते हैं ये करेक्शंस हैं, दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ये सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन। सेकेंड ऑर्डर की लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहीं से वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन में तो हमें अपेरेंटली कोई इशू नज़र नहीं आ रहा कि अगर एनर्जीज इक्वल हो भी जाती हैं अनपर्टर्ब स्टेट्स की तो। लेकिन जब हम ये सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन की तरफ आते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में EN(0) माइनस EM(0) है, ठीक है, विच आर द ये EN और EM ये 2 स्टेट्स M और N स्टेट्स की एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हैं। तो अगर डीजनरेसी आ जाती है तो डीजनरेसी आने पे अब ये जो समेशन है ना, ठीक है, ये समेशन तमाम स्टेट्स पे रन करता है, ठीक है, तो इसमें वो स्टेट्स भी आ जाएंगी जो डीजनरेट होंगी, ठीक है, उनका वो भी कम्बिनेशन आ जाएगा जिनमें वो डीजनरेसी होगी। हैंस 2 वेव फंक्शन M और N इट इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर डीजनरेसी है, और ये होगा ही कि समेशन में एक टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उनमें ये N और M स्टेट में इक्वल एनर्जीज आ जाएंगी, ठीक है, एट सम पॉइंट जहाँ पे 2 वेव फंक्शंस ऐसे आ जाएं यहाँ पे, ठीक है, जिनकी एनर्जी आइगन वैल्यू सेम है, ठीक है, तो ये nth 0th ऑर्डर है उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू ये है, mth वाले की एनर्जी आइगन वैल्यू ये है। अगर ये दोनों ऐसे आइगन फंक्शंस हैं जिनकी सिमिलर आइगन एनर्जी वैल्यू है तो ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट आउट हो जाएंगे एज इक्वल हैं एक दूसरे के, तो 0 रिजल्ट आ जाएगा डिनोमिनेटर जो कि इन्फिनिटी बना देता है, और ये जो रिज़ल्ट है ये डाइवर्ज कर जाएगा और ये परमिसिबल नहीं रहेगा फॉर डीजनरेट केस। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन में भी डिनोमिनेटर में ये एनर्जी
आ रही हैं, अगर 2 स्टेट्स की इक्वल एनर्जीज आ जाती हैं तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट आउट होकर 0 रिजल्ट दे देंगे इन डिनोमिनेटर एंड हेंस वही प्रॉब्लम अगेन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते फॉर डीजेनरेट स्टेट्स जिनमें 2 वे फंक्शंस की सिमिलर एनर्जीज आ जाती हैं। तो अभी हम प्रॉपर्ली स्टार्ट कर देते हैं डीजेनरेट स्टेट्स के लिए जो परटर्बेशन थ्योरी की ट्रीटमेंट है उसको। तो इसमें सबसे पहले हम अपना हैमिल्टोनियन परटर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू H अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन प्लस लेमडा टाइम्स परटर्ब्ड perturbation, H prime is perturbation, okay, lambda is the perturbation parameter। और अगर हम ऐसा करें कि लेट्स से जिस स्टेट को हम स्टडी कर रहे हैं उस स्टेट्स में आइगन फंक्शंस जो हैं psi 1, psi 2, psi 3, psi 4 ये अनपर्टर्ब्ड आइगन फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इन जनरल हम लिख देंगे psi n ऑफ 0 एज द 0th ऑर्डर वेव फंक्शन जो कि अनपर्टर्ब वेव फंक्शन को शो करता है, ठीक है। जो पर्टर्ब सिस्टम का आइगन फंक्शन होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे psi n से, ठीक है। तो अभी अगर हम लिखें ये वाली केस, ठीक है, H और आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखें तो ये psi n पे अप्लाई होगी क्योंकि इसका पर्टर्ब हैमिल्टोनियन का जो वेव फंक्शन है उसके करस्पॉन्डिंग वो psi n है उसका, और ये एनर्जी आइगन वैल्यू आएगी और यहाँ पे psi n अगेन, ठीक हो गया। और जिस तरह से हमने पहले भी देखा था यहाँ पे ये लैम्डा जो है ये परटर्बेशन पैरामीटर है, तो अगर लैम्डा 0 को अप्रोच करेगा तो ये En जो वैल्यू है ये किस चीज़ को अप्रोच करेगी, अगर लैम्डा 0 को अप्रोच करेगी तो ये जो En है दैट शुड अप्रोच En ऑफ 0, ठीक हो गया। ज़ीरोथ ऑर्डर एनर्जी आइगन वैल्यू को उसे अप्रोच करना चाहिए। और अगर डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर रही है और लेट्स से हम यहाँ पे जो वेव फंक्शंस कंसीडर कर रहे हैं ना, लेट्स से वो सारे वही हैं तो सारे के सारे डीजेनरेट है, ठीक है। तो बाद में ये इन जनरल किसी भी फोल्ड की हो डीजेनरेसी उस सब के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो अभी हम ये एज्यूम करते हैं कि हम जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स ले रहे हैं ना यहाँ पे वो D तक ले रहे हैं, 1 से लेकर D तक स्टेट्स ले रहे हैं और वो सारी के सारी डीजेनरेट स्टेट्स हैं, ठीक है। हम सिर्फ डीजेनरेट स्टेट्स को ले रहे हैं, नॉन डीजेनरेट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इसका जो रिज़ल्ट आएगा ना वो नॉन डीजेनरेट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। बाय दिस आई मीन कि जो स्टेट हम ले रहे होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई हाइड्रोजन एटम की एक्साइटेड स्टेट ले रही हूँ तो उसमें ज़रूरी नहीं है सारी की सारी स्टेट्स जो हैं डीजेनरेट हों। उसमें हो सकता है एक वेव फंक्शन की एनर्जी आइगन वैल्यू E1 है और बाकी 3 स्टेट्स हैं या 3 वेव फंक्शंस हैं जिनकी एक ही आइगन वैल्यू है, एनर्जी आइगन वैल्यू है। तो इसमें 3 ऐसे आ चुके हैं वेव फंक्शन जो डीजेनरेट है और एक ऐसा है जो नॉन डीजेनरेट है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये कॉम्बिनेशन भी आ सकता है कि जिसमें डीजेनरेट भी वेव फंक्शंस और नॉन डीजेनरेट भी हों। तो ये जो हम ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें हम यही ले रहे हैं कि इसमें डीजेनरेट भी हो सकता है, नॉन डीजेनरेट भी हो सकता है। लेकिन जो नॉन डीजेनरेट थ्योरी थी उसमें सारी की सारी नॉन डीजेनरेट ही होनी चाहिए। यहाँ पे कॉम्बिनेशन अलाउड है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लेते हैं स्टेट्स n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर D तक स्टेट्स लेते हैं, वो सारे के सारे स्टेट्स डीजेनरेट हैं सच दैट के n ये इन जनरल है ना, ये सारी की सारी एनर्जीज एक दूसरे की इक्वल होंगी क्योंकि सारी की सारी डीजेनरेट हैं। हर स्टेट की एनर्जी, सब स्टेट्स की एनर्जी सेम होगी। ये डीथ जो है उसकी भी सेम होगी। तो यहाँ पे ये En ऑफ 0 की जगह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नेक्स्ट ED ऑफ 0, ठीक है। क्योंकि डीजेनरेट स्टेट्स को देख रहे हैं तो ये सारी की सारी एनर्जी डीजेनरेट हैं, इक्वल हैं, तो हम ये ED ऑफ 0 भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही लैम्डा 0 को अप्रोच करेगा परटर्बेशन ख़त्म होगी, अनपर्टर्ब की तरफ अप्रोच करेंगे हम, तो एनर्जी आइगन वैल्यू को अप्रोच करना चाहिए इस डीजेनरेट एनर्जी वैल्यू को जो कि सबकी सेम है, सब स्टेट्स की सेम है। तो ये तो एनर्जी आइगन वैल्यू का हो गया। अगर वेव फंक्शन की बात करें तो ये जो psi n वेव फंक्शन है, ठीक है, पर्टर्ब स्टेट का, इस पे जब लैम्डा की लिमिट अप्लाई करेंगे कि वो 0 को अप्रोच करेगी, ठीक है, तो वो ये किसको अप्रोच करेगा? क्या ये अप्रोच करेगा psi n ऑफ 0 को ही अप्रोच करेगा? ज़रूरी नहीं है और ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब कोई भी और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि एक एनर्जी आइगन वैल्यू यहाँ पे जो है E n ऑफ 0 या ED ऑफ 0
है हमारे पास, ठीक है। इस एनर्जी आइगन वैल्यू के जो वेव फंक्शंस जो पॉसिबल बनते हैं वो कोई एक नहीं है, बल्कि वो डी नंबर ऑफ वेव फंक्शंस हैं जो इस एनर्जी आइगन वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। और अगर हम ये अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन की आइगन इक्वेशन लिखें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लेट्स से मैं कोई फाई लेती हूँ और ई डी ऑफ ज़ीरो फाई, ठीक है। तो ये जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है, इसमें ये जो फाई की जगह अगर आप साई 1 को रिप्लेस करें, साई 2 को रिप्लेस करें, साई 3 या साई डी तक लेके जाएं, ये सारे के सारे इस आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और वो भी सिमिलर आइगन वैल्यू पे, विच इज़ ई डी ऑफ ज़ीरो। अगर हम सिर्फ एक एनर्जी की बात करें तो वो एनर्जी तमाम वेव फंक्शंस की आइगन वैल्यू है। तो हर आइगन वैल्यू, ये जो आइगन वैल्यू है इसकी कोई यूनिक आइगन फंक्शन नहीं है, बल्कि बहुत सारे आइगन फंक्शंस हैं जो कि इस आइगन वैल्यू को रख रहे होते हैं और इस आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो अगर हम इस आइगन वैल्यू इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो इसका सोल्यूशन साई 1 भी है, साई 2 भी है, साई 3 भी है, साई 4 भी है, साई 5 भी है, साई 6 भी है और साई डी तक, ये सारे के सारे ये जो वेव फंक्शंस हैं वो इस आइगन वैल्यू इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो जब आपके पास एक इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन आए तो आप उसका जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते होते हो? आप उसका जनरल सोल्यूशन लिखते होते हो एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट सोल्यूशंस। तो यहाँ पे भी हम ये जो ज़ीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन है ना, इसको हम लिखेंगे टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ C1 साई 1 ज़ीरोथ ऑर्डर, C2 साई 2 ज़ीरोथ ऑर्डर, C3 साई 3, इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ये उस अनपर्टर्ब्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। एंड सी डी, ठीक है, ये वो जो डीजेनरेट स्टेट्स होंगी उनके लिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं इस आइगन वैल्यू इक्वेशन के। इसलिए पहले हमने ये इन जनरल ये लिखी थी ना, एच नॉट साई एन ऑफ ज़ीरो और ई डी ऑफ ज़ीरो साई एन ऑफ ज़ीरो। अब ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को एन की तमाम वैल्यूज़ सेटिस्फाई कर रही थी एक सिमिलर, इक्वल या कॉमन आइगन वैल्यू पे। तो हमने, क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस बन रहे थे, तो इसके लिए बाय रूल जैसे पहले भी हम करते आ रहे हैं, इसका जो ज़ीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन बनेगा वो इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि इसका ये लीनियर कॉम्बिनेशन ये इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा विद दिस आइगन वैल्यू, ठीक है। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसी भी फॉर्म में इनकी कांस्टेंट्स की वैल्यू हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। ये सेपरेटली भी इस इक्वेशन को इस आइगन वैल्यू पे सेटिस्फाई करेंगे और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इस आइगन वैल्यू पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हमने फिर देख लिया कि जहाँ पहले हम यूज़ कर रहे थे ना कि एक सिंगल आइगन फंक्शन यूनिक, क्योंकि वो था ना, और उसकी एक ही यूनिक आइगन वैल्यू आती होती है हमेशा। मीन्स अगर साई 1 स्टेट है ना, उसकी एनर्जी 13.6 है, साई 2 की 5.2 होगी, साई 3 की 3.1 होगी, सबकी डिफरेंट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट साए हैं, उन सब की लेसे सेम ही एनर्जी है, लेसे सबकी 13.6 है, ठीक है। तो अगर हम ये आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखेंगे, ये वाली लिखेंगे, तो ये तीनों साए जो हैं इस आइगन वैल्यू पे इस आइगन वैल्यू इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे। तो ये आइगन वेक्टर्स होते हैं एक तरह के, हम ये भी कहते होते हैं। तो अगर आप 13.6 यूज़ करेंगे ना यहाँ पे, तो आपके पास ये तीनों आइगन वेक्टर्स आएंगे, ठीक है, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा एज सॉल्यूशन, ओके। जैसे C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3, तीनों जो है इसका सॉल्यूशन है। तो इनका जो सॉल्यूशन बनता भी है ना, इस आइगन वैल्यू इक्वेशन का सॉल्यूशन जो बनता है वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन स्टेट ही आती है, सुपर इम्पोज्ड स्टेट ही आती है इसका सॉल्यूशन। तो आई होप अभी हमें समझ आ चुका है। हमने क्या क्या बात की है, वो ये की है कि जो हमारे पास लेट्स से कोई सिस्टम होते हैं, हमें गिवन सिस्टम है और उसमें लेट्स से डी फोल्ड डीजेनरेसी है, ठीक है। डी फोल्ड डीजेनरेसी का मतलब है कि देयर आर डी नंबर ऑफ वेव फंक्शंस दैट हैव सिमिलर आइगन वैल्यू
एनर्जी आइगन वैल्यू, ठीक है। लेट्स से दिस एनर्जी आइगन वैल्यू इज़ ई डी ऑफ ज़ीरो, और इसको हम ई वन ऑफ ज़ीरो लिखें, दैट विल बी इक्वल्स टू ई टू ऑफ ज़ीरो, और ये ई डी ऑफ ज़ीरो की इक्वल होगी, तो इस तरह ई एन ऑफ ज़ीरो। और एन हम हमेशा क्या लेंगे, वही लेंगे स्टेट्स जो सारी डीजनरेट हैं इधर, ओके। तो वो 1 से लेकर डी तक ही होंगी और ये सारी डीजनरेट हैं। तो ये एनर्जी हमने डीजनरेट से देखी कि अगर एग्जिस्ट करती है तो ये जो हमने नॉन डीजनरेट केसेस के लिए फार्मूलाज दिए तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं सीरीज़। तो हमें डिफरेंट अप्रोच लेनी होगी। तो इस अप्रोच को स्टार्ट करने से पहले हमने डिस्कस कर लेना है कि जो ज़ीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन है, ज़ीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन होता है अनपर्टर्ब वेव फंक्शन। तो अनपर्टर्ब वेव फंक्शन क्या होगा डीजनरेट स्टेट्स का, तो वो डीजनरेट स्टेट्स का जो अनपर्टर्ब आइगन फंक्शन होता है वो लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में आता है, क्योंकि वो तमाम के तमाम वेव फंक्शंस एनर्जी आइगन वैल्यू अनपर्टर्ब्ड एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन का सॉल्यूशन होते हैं। तो जब आपके पास एक इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हों, ठीक है, सिमिलर रूट हो लेकिन डिफरेंट पॉसिबल फंक्शंस हों जो उसको वही रूट दे रहे हों, तो हम उस रिज़ल्ट को इन जनरल क्या लिखते होते हैं, लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं कि ये लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि सारे के सारे उसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो हेंस यहाँ पे हम जो ज़ीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन लेंगे, अनपर्टर्ब वेव फंक्शन लेंगे, वो लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लेंगे। और डीजनरेट थ्योरी में क्या हुआ था, नॉन डीजनरेट थ्योरी में क्या हुआ था कि एक एनर्जी आइगन वैल्यू है ना, तो लेट्स से ये एनर्जी आइगन वैल्यू है, तो इस पर सिर्फ एक ही आइगन फंक्शन है जो इस आइगन वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसके अलावा कोई नहीं है, इसके अलावा कोई नहीं है। दैट इज़ वाई ये लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं आते, ठीक है। सिर्फ एक ही आइगन फंक्शन है जो इस आइगन वैल्यू को रख रहा होता है। दैट इज़ वाई जो नॉन डीजनरेट केस था उसमें हमने सिंपल साई एन ऑफ ज़ीरो लिया, क्योंकि सिर्फ एक ही आइगन फंक्शन है जो इस स्पेसिफिक एनर्जी आइगन वैल्यू को रख रहा है, इसके अलावा कोई नहीं होगा। जैसे अगर साई वन आइगन फंक्शन है तो उसकी सिर्फ एक आइगन वैल्यू है और इस आइगन वैल्यू पे सिर्फ एक ही आइगन फंक्शन है जो ये आइगन वैल्यू रखता है। जबकि डीजनरेट केस में क्या था कि एक ये एनर्जी आइगन वैल्यू है और इस पे साई वन भी और लेट्स से साई टू भी, दोनों ये एनर्जी रख रहे होते हैं। तो हम इसका ज़ीरोथ ऑर्डर क्या रखते हैं, सी वन साई वन ऑफ ज़ीरो लिखेंगे, सी टू साई टू ऑफ ज़ीरो लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से केस डिफरेंट हो जाता है। तो जहाँ पे हम नॉन डीजनरेट केसेस के लिए सिंपल साइन ऑफ ज़ीरो एज सिंगल आइगन स्टेट ले लेते होते थे, तो यहाँ पे हम उनका लीनियर कॉम्बिनेशन एज ज़ीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन लेंगे, जिसको नाम किया जाता है, जिसको नेम दिया जाता है करेक्ट ज़ीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन, ठीक है, टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द नॉन डीजनरेट के ज़ीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन से, ठीक है। ज़ीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन होता है अनपर्टर्ब्ड, जैसे ज़ीरोथ ऑर्डर एनर्जी होती है वो क्या होती है, ये वाली एनर्जी थी। इसी तरह ज़ीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन क्या होता है, अनपर्टर्ब वेव फंक्शन होता है, जो कि अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन का आइगन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये लेंगे एज करेक्ट ज़ीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन, जो कि होगा एज लिमिट लेमडा अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन साई एन विच इज़ परटर्ब हैमिल्टोनियन विच इज़ परटर्ब्ड वेव फंक्शन। ये अप्रोच करेगा साई एन ऑफ ज़ीरो को एज लेमडा अप्रोचेस टू ज़ीरो। और एनर्जी के लिए जैसे हमने देखा था एज लेमडा अप्रोचेस टू ज़ीरो, एनर्जी जो है इक्वल वही डीजनरेट एनर्जी जो सबकी सिमिलर ही है इन सारे वेव फंक्शंस की, उसको अप्रोच करेगा। अभी हम वही स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन थी, ठीक है, इसमें वही वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, बस डिफरेंस ये वाली सिचुएशन आ जाएगी और ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम करते हैं और ये स्टार्टिंग में तो फॉर्म वही सिमिलर है, लेकिन ट्रीटमेंट थोड़ा बाद में फॉर्म्स एंड रिजल्ट्स जो है स्लाइटली डिफरेंट हो जाएंगी। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है। ओके, अब इनकी एक्सपेंशन जो हमने प्रीवियसली भी की थी नॉन डीजनरेट केसेस के लिए, यहाँ पे भी वैसे ही एक्सपेंशन करेंगे, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, लेकिन उसमें जो ज़ीरोथ ऑर्डर हम लेंगे वेव फंक्शन एंड एनर्जी आइगन वैल्यू, वो होगी एनर्जी आइगन वैल्यू होगी ई टी ऑफ ज़ीरो, जबकि वेव फंक्शन होगा साई एन ऑफ ज़ीरो विच वॉज द करेक्ट ज़ीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन विच इज़ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ, अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखें समेशन के फॉर्म में इकट्ठा, तो वो इस तरह से होगा, ठीक है।
तो ये करेक्ट ज़ीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन है विच इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द ज़ीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शंस. ओके, सो ये हमने रिप्लेस करना है, ये नोटेशंस यूज़ करनी है. सो साई एन विल बी इक्वल्स टू फाई एन ज़ीरो. ठीक है, करेक्ट ज़ीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन, और बाकी सारा सेम ही रहेगा. ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन होगी, ये सेकंड ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन, साथ में लेमडा स्क्वेयर, लेमडा क्यू, लेमडा एन विथ 3 थर्ड ऑर्डर वेव फंक्शन करेक्शन प्लस अप टू सो ऑन, प्लस लेमडा एन साई एन ऑफ ऑर्डर एन सो ऑन, जितनी भी हैं. तो मतलब ये इन्फिनिट सीरीज़ होती है ना. और इसके बाद ये ई एन जो है परटर्ब्ड एनर्जी आइगन वैल्यू, दैट इज़ ई एन ऑफ ई डी ऑफ ज़ीरो. ठीक है, डी से हमने सब में ये रिप्लेस कर देना है, प्लस हो जाएगा, और ये ज़ीरोथ ऑर्डर, और ये आगे सब कुछ सेम ही हो जाएगा. nth ऑर्डर विथ फर्स्ट करेक्शन, ऑर्डर करेक्शन, लेमडा स्क्वेयर ई एन ऑफ 2 प्लस अप टू सो ऑन. ठीक हो गया. तो ये हमने ले ली हैं और इनको हम पुट करेंगे यहाँ पे. और ये जो h है ये हमने पहले भी देखा था, दैट इज़ इक्वल्स टू अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन प्लस पर्टर्बेशन पैरामीटर टाइम्स द पर्टर्बेशन. ठीक है, ये h की जगह ये, साई एन की जगह ये, और ई एन की जगह ये पुट करेंगे. तो अभी मैं पुटिंग स्टार्ट करती हूँ और हम लिखते हैं. ठीक है, ये एच नॉट है, एच प्राइम, ये ठीक है, ये एच की वैल्यू पुट कर दी, साई एन की वैल्यू पुट करेंगे. और साई एन की वैल्यू अच्छा मैं जो पुट करूँगी ना, वो ये लेमडा स्क्वेयर तक पुट करूँगी क्योंकि इतनी ही नीडेड होगी. ठीक है, तो और इसी तरह ये जो ई एन ऑफ 2 है ना, इसकी वैल्यू भी मैं ये लेमडा स्क्वेयर तक पुट करूँगी क्योंकि इतनी ही मतलब ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. तो साई एन की वैल्यू ये सेकंड ऑर्डर तक में ही पुट करूँगी. ठीक है, ये हो गई हमारी लेफ़्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड में ई एन की वैल्यू जो कि लेमडा स्क्वेयर तक ही मैं पुट करूँगी. ठीक हो गया. और इसके बाद साई एन विच इज़, मेरा तो दिल था कि ये मैं एक और वीडियो में कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में सारा कुछ हो जाए तो बेटर होगा. तो क्योंकि ये डेरिवेशंस जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है, इसकी जो करेक्शंस आती हैं उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी करनी पड़ती है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है ना, कन्फ्यूजन हो जाती है. तो मैं सोच रही हूँ इसका पार्ट 2 भी होगा क्योंकि आगे इसकी सेकुलर इक्वेशन बनेगी जिसकी सिग्निफिकेंस और उसका मीनिंग समझाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस. या फिर आप अगर उसको एज डेरिवेशन भी लिख रहे हैं तो उस इक्वेशन को समझना कैसे लिखी जाती है, वो सारी चीज़ें, वो डिस्क्रिप्शन फिर ये इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी तो वो पार्ट 2 करना पड़ेगा. तो मैं पार्ट 2 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि जब आप न्यूली कुछ टॉपिक्स को स्टडी कर रहे होते हो तो बातें जहन में नहीं बैठती, कुछ बातें मैं बार बार रिपीटेडली कह रही होती हूँ, इंपॉर्टेंट बातें जो होती हैं इस तरह से. तो ये इसलिए होता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि मैं इनफ बता रही हूँ या नहीं, तो वो इस वजह से भी हो जाता है. तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि क्या जितनी मैं डिस्क्रिप्शन करती हूँ वो ठीक है. सो अभी हम ये मल्टीप्लाई करते हैं. लेफ़्ट हैंड साइड को अगर देखें तो ये एच नॉट को पहले मैं इन सब से मल्टीप्लाई करती हूँ, और मल्टीप्लाई करने के बाद आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं लेमडा तक ही लिख लेती तब भी बेटर था क्योंकि हम जो यहाँ पे इक्वेटिंग करेंगे वो लेमडा तक ही करेंगे, लेकिन चलें लेमडा स्क्वायर तक भी ले जाते हैं, मैं भी आगे नीडेड हो. तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया सबसे पहले मैं इसको एच नॉट को मल्टीप्लाई कर रही हूँ उन तीनों से. तो ये मैं तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करती हूँ, लेमडा को शुरू में लेके आ रही हूँ, लेमडा स्क्वेयर एच नॉट साई एन ऑफ 2. तो ये एच नॉट को मल्टीप्लाई कर दिया. आप ये लेमडा एच बार को मल्टीप्लाई करते हैं तो लेमडा एच बार साई एन ऑफ 0. क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर्स हैं ना, तो आपने ख्याल रखना है कि ये हमेशा लेफ़्ट साइड पे ही आएँ और अप्लाई हो रहे हों. लेमडा स्क्वेयर ये एच बार प्राइम साई एन ऑफ 1 आ जाएगा, प्लस लेमडा क्यूब एच प्राइम साई एन ऑफ 2. ठीक है, ये हो गया. ये वाली साइड होगी लेफ़्ट हैंड साइड होगी. अब राइट हैंड साइड इक्वल का साइन, अब ये ई डी ऑफ 0 जो है मल्टीप्लाई में करने जा रही हूँ तीनों के साथ, तो आ जाएगा ई डी ज़ीरोथ ऑर्डर साई एन ज़ीरोथ ऑर्डर प्लस ई डी ज़ीरोथ ऑर्डर, लेमडा बाहर ले लेती हूँ साई एन ऑफ 1, फिर लेमडा स्क्वेयर
ये डी ऑफ ज़ीरो साई एन ऑफ टू, और अब मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ ये वाला इन तीनों के साथ, तो ये लेमडा ई एन ऑफ वन साई एन ऑफ ज़ीरो प्लस लेमडा स्क्वेयर ई एन ऑफ वन साई एन ऑफ वन प्लस लेमडा क्यूब ई एन ऑफ वन साई एन ऑफ टू। अच्छा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ ये वाला जो है ना मैं इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, लेमडा स्क्वेयर पावर जो है ना वही बस नीडेड होंगी हमें मैक्सिमम। और मैंने इसको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई किया, ये वाले क्योंकि लेमडा फोर लेमडा क्यूब बन रहे हैं वो ज़रूरत नहीं पड़ेंगे इसलिए मैंने नहीं किया। तो ये है, ये वाली टू लाइंस जो हैं ये लेफ़्ट हैंड साइड हैं और ये वाली थ्री लाइंस जो राइट हैंड साइड में आ रही हैं। अब इनकी इक्वेटिंग करते हैं। इक्वेटिंग में सबसे पहले लेमडा की पावर ज़ीरो को करते हैं, मीन्स जिनमें लेमडा नहीं आ रहा उनको, फिर लेमडा की पावर वन को करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो इक्वेटिंग लेमडा पावर ज़ीरो विच आर दोज विच डू नॉट हैव लेमडा एट ऑल। ठीक है, तो वो कौन से हैं, वो लेफ़्ट हैंड साइड में ये है और राइट हैंड साइड में सिर्फ ये है। तो ये हमें मिलता है, इक्वेट करते हैं दोनों साइड को, और ये इक्वेट मीन्स के लेफ़्ट हैंड साइड में जिनमें लेमडा नहीं है वो वाला इक्वल टू का साइन, और राइट हैंड साइड में जिनमें लेमडा नहीं है वो सिर्फ वो वाले लिखेंगे और बाकी वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे। ठीक है, इक्वेटिंग का ये मतलब होता है कि इनके सिर्फ कोफिशिएंट एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। तो ये हमने किया, तो ये वही हमें अनपर्टर्ब सिस्टम की आइगन वैल्यू इक्वेशन मिल चुकी है जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी और जिसके बारे में हमें पहले से ही पता है, इसमें कोई न्यू बात नहीं है। तो हम न्यू बात निकालने के लिए इक्वेट करते हैं लेमडा पावर वन को। ठीक है, तो जिनमें सिर्फ लेमडा आ रहा है तो वो ये है लेफ़्ट हैंड साइड में, और एक ये भी है, ये दो है लेमडा ऑन लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये लेमडा एच नॉट, लेमडा नहीं लिखेंगे आप, तो ये प्लस के साथ एच बार साई एन ऑफ ज़ीरो। ठीक है, ये दो हैं लेफ़्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आ रही हैं जिनमें लेमडा है सिर्फ, वो है ये वाला और ये वाला और बस यही वाले दोनों। तो ये इक्वल टू लिखेंगे हम, विच इज़ ई, लेमडा को नहीं लिखना फिर, ई डी ऑफ ज़ीरो, क्योंकि दोनों में दोनों तरफ अगर आप लेमडा लिखेंगे ना तो वो कैंसिल आउट वैसे भी हो जाता है। ये प्लस का साइन ई एन ऑफ वन और ये फाई है, फाई एन ऑफ ज़ीरो। ठीक है, ये फाई है ये वाला ज़ीरोथ ऑर्डर। ओके, मैं अब इसको दोबारा लिखती हूँ और ये मैंने इसको दोबारा लिख लिया है। ठीक है, अब वही जो पहले हमने किया था वही वाला स्टेप करेंगे कि हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे साई एम ऑफ ज़ीरो को ऑन बोथ साइड, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और इंटीग्रेट करेंगे होल स्पेस पे। या फिर अगर हम इनको कट की फॉर्म में लिख रहे हैं ना तो एक ब्रा वेक्टर जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन द लेफ़्ट हैंड साइड। अगर कट की फॉर्म में लिखें, मतलब अगर ये जो वेव फंक्शंस हैं उनको इस नोटेशन में अगर लिखें सारे वेव फंक्शंस को, तो ब्रा से मल्टीप्लाई कर दें। या फिर आप ये बात भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, एक तो कभी कभी ऐसे दिमाग ही खाली हो जाता है कि जैसे कुछ है ही नहीं उसमें। तो ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो है ज़ीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन का कोई एम स्टेट है विच इज़ वन ऑफ द डीजेनरेट वेव फंक्शन। ठीक है, जो ये वेव फंक्शंस थे ना 1 2 ज़ीरोथ ऑर्डर सारे 3 डी तक, दिस वेव फंक्शन इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, जिसकी एनर्जी आइगन वैल्यू इन सब के वही इक्वल ही है, इसकी भी एनर्जी आइगन वैल्यू ई डी ऑफ ज़ीरो ही है विच इज़ इक्वल्स टू ई एम ऑफ ज़ीरो। एमथ स्टेट एंड दोनों की एनर्जी सेम है, तो ये दिस इज़ वन ऑफ देम। तो अब ये करते हैं, तो ये हम अब इसे कन्वर्ट करने रखे हैं कैडबरा नोटेशन में, तो वो ये आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड में साई एम ऑफ ज़ीरो। ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन वाला नहीं किया, ये हमने एक वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई किया। ये तो फाई एन है ना, फाई एन इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी स्टेट्स, जिसमें ये भी आती है। तो ये एच नॉट ऑपरेटर भी ये है, तो आप सारे आपको पता है कि ऑपरेटर यहाँ पे एच ही है, तो आप वो लगा देना। ठीक है, तो ये साई एम ऑफ ज़ीरो यहाँ पे भी, और ये जब आप ब्रा नोटेशन में लिखते हो तो ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का स्टार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि ब्रा वेक्टर में जो वेव फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ही है, अंडरस्टूड। मतलब ये वही ऐसे ही फॉर्म में वो लिखा जाता है बाय डिफ़ॉल्ट।
ई डी ऑफ ज़ीरो एनर्जी दिस इज़ कांस्टेंट, सो इसलिए वो बाहर ही आ जाएगा नोटेशन के। और यहाँ पे साई एम ऑफ ज़ीरो साई एन ऑफ वन प्लस ई एन ऑफ वन साई एम ऑफ ज़ीरो एंड साई एन ऑफ ज़ीरो, ये आ गया। ठीक हो गया। अब ये वाला जो है ये सॉल्व हो सकता है फर्दर, क्योंकि अगर इसको हम इधर ले आएँ, एच नॉट है ना, ये इस ज़ीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन पे, ये ज़ीरोथ ऑर्डर हैमिल्टोनियन अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन अनपर्टर्ब वेव फंक्शन पे अप्लाई हो सकता है डायरेक्टली, वही आइगन वैल्यू इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, ऊपर इसको लिखती हूँ, इसको सॉल्व करके यहाँ पे इसका रिजल्ट लिखते हैं। तो ये है साई एम ऑफ ज़ीरो एच नॉट और यहाँ पे है साई एन ऑफ वन। ठीक है, अब इनकी पोजीशन चेंज करते कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा इस तरह से कि एच नोट अप्लाई हो जाएगा साई एम ऑफ ज़ीरो पे और होल का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, क्योंकि हमने इन दोनों की पोजीशन स्वैप कर दी है। तो साई एन ऑफ वन, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन बनती है, जो आ जाएगा ई एम ऑफ ज़ीरो आइगन वैल्यू एनर्जी आइगन वैल्यू उसकी टाइम वेव फंक्शन अगेन का होल कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। फिर ई एम ऑफ ज़ीरो, ये डी जनरेशन की वजह से ई डी ऑफ ज़ीरो ही है ये, तो हर जगह आपने ये जो डी जनरेट एनर्जीज आ रही है ना ज़ीरो थॉट, उनकी जगह आपने ई डी ऑफ ज़ीरो रिप्लेस कर देना। तो ये ई डी ऑफ ज़ीरो को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और इसको बाय ले लेंगे, और बाय लेने के बाद ये दोनों की पोजीशन स्वैप कर देंगे और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी ख़त्म। तो ये स्वैप होने के बाद ये अगेन ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट क्या आया, ई डी ऑफ ज़ीरो और ये। ठीक है, मैं यहाँ पे आप ये पुट करने जा रही हूँ, ये साई एम ऑफ ज़ीरो और साई एन ऑफ वन। तो यहाँ पे मैं जब इसमें पुट करती हूँ इस साइड पे, तो ई डी ऑफ ज़ीरो साई एम ऑफ ज़ीरो साई एन ऑफ वन, ठीक है, प्लस ये क्या है साई एम ऑफ ज़ीरो, ठीक है, एच प्राइम साई एन ऑफ ज़ीरो। ठीक है, इस साइड पे है, ये इस साइड पे है ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, ये मैं इधर ले आती हूँ, माइनस हो जाएगी इधर। तो ये ई डी ऑफ ज़ीरो, ये वाली टर्म साई एम ऑफ ज़ीरो साई एन ऑफ वन विच इज़ इक्वल्स टू ये वाली टर्म विच इज़ ई एन ऑफ वन साई एम ऑफ ज़ीरो फाई एन ऑफ ज़ीरो। ठीक है, ये दोनों सेम है और ऑपोजिट इन साइन है, ये दोनों ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये बच जाएगा राइट हैंड साइड में। तो ये मैं लिखती हूँ, सो वी आर लेफ्ट विद साई एम ऑफ ज़ीरो एच प्राइम फाई एन ऑफ ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू ई एन ऑफ वन, और यहाँ पे आ गया साई एम ऑफ ज़ीरो और यहाँ पे साई एन ऑफ ज़ीरो। ठीक है, अब ये साई एन ऑफ ज़ीरो जो है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, विच वॉज समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to d और सी आई साई आई ऑफ ज़ीरो, ये पुट कर देते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक हो गया, तो ये अब इसमें मैं पुट करती हूँ साई एम ऑफ ज़ीरो, ये एज इट इज़ एच प्राइम साई एन ऑफ ज़ीरो की जगह ये आ जाएगा समेशन, और ये सी आई में बाहर ले रही हूँ क्योंकि ये है कांस्टेंट टाइप, तो यहाँ पे साई आई ऑफ ज़ीरो रह जाएगा। ठीक है, और दूसरी साइड में भी ये समेशन में बाहर ले रही हूँ। ठीक है, और सी आई भी बाहर, ई एन ऑफ वन एज इट इज़, और यहाँ पे आ जाएगा साई एम ऑफ ज़ीरो साई आई ऑफ ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे लगेगी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, इसको ये जो है ना साई एम ऑफ ज़ीरो साई आई ऑफ ज़ीरो, यहाँ पे मैं अगर लिखूँ और हम इसको डिस्कस करें तो ये क्या है कि अगर m इज़ इक्वल्स टू आई है, दोनों वेव फंक्शन सिमिलर हैं। ठीक है, तो इन ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन बनती है। अगर m इज़ इक्वल्स टू आई है, दोनों सेम वेव फंक्शन है, मीन्स अगर m इज़ इक्वल्स टू आई है तो i की जगह हम m लिख देते हैं, तो ये सिचुएशन बन जाती है ना। सिमिलर वेव फंक्शंस हो तो उनका स्केलर प्रोडक्ट ऑर्थोनॉर्मल है, अगर वो ऑर्थोगोनल भी हैं वेव फंक्शंस और नॉर्मलाइज्ड भी हैं, तो ये फिर उनका सेल्फ प्रोडक्ट जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है ऐसे वेव फंक्शंस का। लेकिन अगर क्या हो कि m इज़ नॉट इक्वल्स टू आई, अगर ये m है और यहाँ पे कोई और स्टेट है अदर देन m, जो कि लेट्स से i ही है लेकिन ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, मतलब दोनों डिफरेंट है, तो क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल है तो ये 0 होगा हमेशा इफ़ m इज़ नॉट इक्वल्स टू आई। ऐसे सिचुएशन को हम डेल्टा फंक्शन से लिखते हैं, m i उसका
क्वांटम नंबर लिख लेते होते हैं कि अगर m इज़ इक्वल्स टू आई है तो ये डेल्टा फंक्शन इक्वल होता है 1 के, और अगर m इज़ नॉट इक्वल्स टू आई है तो ये डेल्टा फंक्शन इक्वल होता है 0 के। यही बात, मतलब आप इतनी लंबी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह आप डेल्टा फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह डेल्टा फंक्शन लिखने जा रही हूँ और मैं इस इक्वेशन को रीराइट करती हूँ। और ये i इज़ इक्वल्स टू 1 टू d सी आई, और यहाँ पे साई m ऑफ 0 h प्राइम साई i ऑफ 0, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना मैं इस साइड पे ले आती हूँ, तो माइनस समेशन i इज़ इक्वल्स टू 1 टू d सी आई ई n ऑफ 1, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा फंक्शन एम आई, ठीक हो गया। ये इसकी जगह डेल्टा फंक्शन एम आई लिख दिया, बाकी सब चीज़ें सेम है, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, वो क्या आ रहा है, सी आई, और ये समेशन कॉमन आ रहा है, तो समेशन ये कॉमन ले लेते हैं, ये अंदर बच गया हमारे पास। इसको हम लिख सकते हैं ना, ये दोनों 0th ऑर्डर हैं और दोनों साई हैं, ठीक है, साई फॉर्म में ही है। ऐसा नहीं होना कि आपने यहाँ पे साई लिखा हुआ है और यहाँ पे फाई लिखा हुआ है, दोनों 0th ऑर्डर हैं बेशक, और आपने जी भी इसको ऐसे ही लिख लिया है HNN प्राइम। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, दोनों साई भी होने चाहिए। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है और ये एक डिफरेंट फंक्शन है सेपरेटेड, तो आप वो नहीं लिख सकते। दोनों साई भी होने चाहिए, दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तो फिर आप इस सिचुएशन में लिख सकते हैं। तो H प्राइम दोनों साई भी हैं और दोनों 0th ऑर्डर की, तो H प्राइम M पहले और फिर I, ठीक हो गया। और माइनस लिखेंगे, ये तो कॉमन ले लिया तो बच गया EN ऑफ 1 डेल्टा फंक्शन MI इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई है एक होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। इसमें जो m है, क्योंकि ये हमने कहा था कि इट इज़ वन ऑफ दी 1 2 3 से लेकर d तक, इनमें से ये कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे m की वैल्यूज़ क्या हैं, 1 2 3 से लेकर d तक की वैल्यूज़ ही हैं, और i की वैल्यू भी 1 से d तक हैं। तो और m एक इक्वेशन के लिए कांस्टेंट ही आप लेते होते हो, तो लेट्स से अगर m इज़ इक्वल्स टू 1 यहाँ पे ले लिया जाए, ठीक है, m इज़ इक्वल्स टू 1 ले लिया जाए फिक्स्ड, तो और इसकी एक्सपेंशन की जाए i इज़ इक्वल्स i की डिफरेंट वैल्यूज से d तक, तो एक ये इक्वेशन कंप्लीट बनती है, एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह m की हर वैल्यू पे ये इक्वेशन की आप एक्सपेंशन करेंगे, तो क्योंकि m की d वैल्यूज़ हैं ना, d नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, तो आपके पास d होमोजीनियस इक्वेशन बन जाती हैं। ये आपके पास d नंबर ऑफ़ होमोजीनियस इक्वेशंस बन जाती हैं, और जिसके साथ साथ ईच इक्वेशन में सी आई कॉन्स्टेंट्स कितने होंगे, ये कॉन्स्टेंट्स होंगे, d नंबर ऑफ़ कॉन्स्टेंट्स होंगे, क्योंकि i की वैल्यू d तक जा रही है ना, तो सी आई भी 1 से लेकर d तक हो सकता है। तो d नंबर ऑफ़ कॉन्स्टेंट्स और d नंबर ऑफ़ होमोजीनियस इक्वेशंस हैं आपके पास, और d नंबर ऑफ़ आपके पास ये करेक्शंस आएंगी EN ऑफ 1 के, ये EN ऑफ 1 हियर इज़ करेक्शन। और आगे जो हम इसे जिस फॉर्म में लिखने वाले हैं सेकुलर इक्वेशन की फॉर्म में, पहले अब इसकी एक्सपेंशन हम करेंगे डिफरेंट m वैल्यूज़ पे, फिर इसकी सेकुलर इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को फाइंड आउट करते हैं उसमें से। तो ये मैं आप करूँगी पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 आपने देख लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्टली उसमें चले जाना है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा था ना, इसलिए मैं उसे पार्ट 2 में कवर करने जा रही हूँ, जिसमें हम इससे फर्दर ऑन सिचुएशन को सॉल्व करेंगे।